जालौर के वीर शासक कान्हरदेव का नाम आते ही लेखकों की कलमें ठहर जाती है तो पढ़ने वालों के कलेजे सिन्हर उठते हैं। कारण यह नहीं कि उसने अपने से कई गुना शक्तिशाली दुश्मन को मात दी और अंत में बलिदान दिया। ये तो राजस्थान की उस समय की पहचान थी। कलम के ठहरने और कलेजों के कांपने का कारण ये था कि कान्हरदेव जैसे साहसी एवं पराक्रमी शासक का अंत ऐसा क्यों हुआ। क्यों नहीं अन्य शासक उसके साथ हुए, क्यों नहीं सोचा कि कान्हरदेव की पराजय के बाद अन्य शासकों का क्या होगा। शायद डॉक्टर के.एस. लाल ने अपने इतिहास ग्रंथ खलजी वंश का इतिहास में सही लिखा है कि पराधीनता से घृणा करने वाले राजपूतों के पास शौर्य था किंतु एकता की भावना नहीं थी। कुछ एक ने प्रबल प्रतिरोध किया किंतु उनमें से कोई भी अकेला दिल्ली के सुल्तान के सम्मुख नगण्य था। यदि 2 या 3 राजपूत राजा भी सुल्तान के विरुद्ध एक हो जाते तो वे उसे पराजित करने में सफल होते। डॉक्टर के.एस. लाल की उक्त टिप्पणी बहुत ही सटीक है। कान्हरदेव की वंश परंपरा के संबंध में ही उदयपुर के ख्यातिनाम लेखक एवं इतिहासवेता डॉक्टर शक्ति कुमार शर्मा शकुंत ने लिखा है कि चाहमान चौहान के वंशजों ने यायव्य कोण से आने वाले विदेशियों के आक्रमणों का न केवल तीव्र प्रतिरोध किया अपितु 300 वर्षों तक उनको जमने नहीं दिया। फिर चाहे वह मोहम्मद गजनी हो, गौरी हो अथवा अलाउद्दीन खिलजी हो, चौहानों के प्रधान पुरुषों ने उन्हें चुनौती दी, उनके अत्याचारों के रथ को रोके रखा तथा अंत में आत्मबलिदान देकर भी देश और धर्म की रक्षा अंतिम क्षण तक करते रहे। बस यही सब कुछ हुआ था इस चौहान वंश के यशस्वी वीर प्रधान पुरुष जालौर के राजा कान्हरदेव के साथ भी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद चौहानों की एक शाखा रणथंभौर चली गई तो दूसरी शाखा नाडौल और नाडौल से एक शाखा जालौर में स्थापित हो गई। कीर्तिपाल से प्रारंभ हुई यह शाखा समर सिंह, उदय सिंह, चाचकदेव, सामंत सिंह से होती हुई कान्हरदेव तक पहुंची। किशोरावस्था से अपने पिता का हाथ बांटने के निमित्त कान्हरदेव शासन रयों में रुचि लेना शुरू कर दिया था। संवत 1355 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जाने के लिए मारवाड़ का रास्ता चुना। कान्हरदेव को इस समय तक अलाउद्दीन के मंसूबे का पता लग चुका था। वह अपने इस अभिमान के तहत सोमनाथ के मंदिर को तोड़ना चाहता था। उसने कान्हरदेव को खिलत से सुशोभित करने का लालच भी दिया मगर वह किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ और सुल्तान के पत्र के जवाब में पत्र लिखकर साफ साफ लिख भेजा, तुम्हारी सेना अपने प्रयाण के रास्ते में आग लगा देती है, उसके साथ विष देने वाले व्यक्ति होते हैं, वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करती है, ब्राह्मणों का दमन करती है और गायों का वध करती है, ये सब कुछ हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है, अतः हम तुम्हें यह मार्ग नहीं दे सकते हैं। कान्हरदेव के इस उत्तर से अलाउद्दीन खिलजी का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उसने समूचे मारवाड़ से निपटने का मन बना लिया। गुजरात अभियान तो उसने और रास्ते से पूरा कर लिया लेकिन वह कान्हरदेव से निपटने की तैयारी में जुट गया और अपने सेनापति उलुग खां को गुजरात से वापसी पर जालौर पर आक्रमण का आदेश दिया। उलुग खां अपने सुल्तान के आदेशानुसार मारवाड़ की ओर बढ़ा और सर्वप्रथम सकराना दुर्ग पर आक्रमण किया। सकाराना उस समय कान्हरदेव के प्रधान जेता के जिम्मे था। द्वार बंद था। मुस्लिम सेनाओं ने दुर्ग के बाहर जमकर लूटपाट मचाई लेकिन यह अधिक देर नहीं चली और जेता ने दुर्ग से बाहर निकलकर ऐसा हमला बोला जो उलुग खां की कल्पना से बाहर था। उसके पैर उखड़ गए और भाग खड़ा हुआ। जेता मुस्लिम सेना से सोमनाथ के मंदिर से लाई 5 मूर्तियां प्राप्त करने में सफल रहा। इतिहास में अब तक इस युद्ध पर अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है लेकिन गुजरात लूटने वाली सुल्तान की सेना को पराजित करना आसान काम नहीं हो सकता था, अतः निश्चित ही जालौर विजय से पूर्व ये युद्ध कम नहीं रहा होगा। स्मरण रहे कि इस युद्ध में सुल्तान का भतीजा मलिक एजुद्दीन और नुसरत खां के भाई के मरने का भी उल्लेख है। इस पराजय के बाद 1308 में अलाउद्दीन ने कान्हरदेव को अपने विश्वस्त सेनानायक व कुशल राजनीतिज्ञ के द्वारा दरबार में बुलाया, बातों में आ गया और वह चला भी गया। जब पूरा दरबार लगा था, अलाउद्दीन ने अपने आप को दूसरा सिकंदर घोषित करते हुए कहा कि भारत में कोई भी हिंदू या राजपूत राजा नहीं है जो उसके सामने किंचित भी टिक सके। कान्हरदेव को ये बात खटक गई, उसका स्वाभिमान जग उठा, उसने तलवार निकाल ली और बोल पड़ा, आप ऐसा न कहें, मैं हूँ, यदि आपको जीत नहीं सका तो युद्ध करके मर तो सकता हूँ, राजपूत अपनी इस मृत्यु को मंगल मृत्यु मानता है। ये कह कान्हरदेव अलाउद्दीन खिलजी का दरबार छोड़कर वहां से चल पड़ा और जालौर आ गया। सुल्तान ने कान्हरदेव के इस व्यवहार को बहुत ही बुरा माना और 1311 में तुरंत दंड देने के लिए जालौर की ओर अपनी सेना भेजी। डॉक्टर के.एस. लाल का कहना है कि राजपूतों ने शाही पक्षों को अनेक मुठभेड़ों में पराजित किया और उन्हें अनेक बार पीछे धकेल दिया। उन्होंने ये भी माना कि जालौर का युद्ध भयानक था और संभवतः दीर्घकालीन भी। गुजराती महाकाव्य कान्हरदेव प्रबंध के अनुसार संघर्ष कुछ वर्षों तक चला और शाही सेनाओं को अनेक बार मुंह की खानी पड़ी। इन अपमानजनक पराजयों के समाचारों ने सुल्तान को उत्तेजित कर दिया और उसने अनुभवी मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। सुल्तान की सेना का जालौर से पूर्व ही सिवाना के सामंत सीतलदेव ने सामना किया। दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ जिसकी कल्पना संभवतः सुल्तानी सेना नायकों के मस्तिष्क में थी भी नहीं। यही कारण था कि एक बार पुनः पराजय झेलनी पड़ी और वहां से दूर तक भागना पड़ा।
सुल्तान को ज्यों ही पुनः पराजय का समाचार मिला, कहते हैं कि वह स्वयं इस बार पूरी शक्ति के साथ जालौर पर चढ़ आया। अब तक सुल्तान को यह आभास अच्छी तरह हो गया था कि युद्ध में रणबांकुरे राजपूतों को पराजित करना कठिन ही नहीं असंभव है। परिणाम स्वरूप अब सुल्तान की ओर से कूटनीतिक दांवपेच शुरू हो गए और दुर्ग के ही एक प्रमुख भापला नामक व्यक्ति को प्रचुर धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। भापला ने दुर्ग के द्वार खोल दिए और मुस्लिम सेना ने दुर्ग में प्रवेश कर लिया। दुर्ग में तैयारियां पूर्ण थी। ज्यों ही सुल्तान की सेना का प्रवेश हुआ, अंदर राजपूतों महिलाएं जौहर करने के लिए आगे बढ़ी तो पुरुष भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। घमासान छिड़ गया। संख्या में राजपूत कम अवश्य थे, लेकिन युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हजारों की सेना आपस में भिड़ रही हो। यहाँ यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुट्ठी भर राजपूतों ने पुनः ये बता दिया कि वे मर सकते हैं लेकिन हारते नहीं। देखते ही देखते जालौर के दुर्ग में मरघट की शांति पसर गई। 18 वर्ष का संघर्ष समाप्त हो गया। कान्हरदेव का क्या हुआ, इतिहास के स्रोत मौन है, लेकिन जालौर का पतन हो गया और साथ ही उस शौर्य गाथा को भी विराम मिल गया जिसका प्रारंभ चौहान वंशीय वीरपुत्र कान्हरदेव ने किया था। अलाउद्दीन को जालौर विजय की खुशी अवश्य थी, लेकिन उसने ये समझने में किंचित भी भूल नहीं की कि राजपूताने को जीतना कठिन है। यही कारण है कि इस विजय के उपरांत उसने यहाँ के राजपूत शासकों के संग मिलकर चलने में ही अपनी भलाई समझी और फिर कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया। स्वयं डॉक्टर के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक खलजी वंश का इतिहास के पृष्ठ 114 पर लिखा है, राजपूताना पर पूर्ण आधिपत्य असंभव था और वहां अलाउद्दीन की सफलता संदिग्ध थी। अपनी इस बात को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर लाल लिखते हैं कि राजपूताना में सुल्तान की विजय स्वल्पकालीन रही। देशप्रेम और सम्मान के लिए मर मिटने वाले राजपूतों ने कभी भी अलाउद्दीन के प्रांतपतियों के सम्मुख समर्पण नहीं किया। यदि उनकी पूर्ण पराजय हो जाती तो वे अच्छी तरह जानते थे कि किसी प्रकार अपमानकारी आक्रमण से स्वयं को और अपने परिवार को मुक्त करना चाहिए। जैसे ही आक्रमण का ज्वार उतर जाता वे अपने प्रदेशों पर पुनः अपना अधिकार जमा लेते। परिणाम ये रहा कि राजपूताना पर अलाउद्दीन का अधिकार सदैव संदिग्ध ही रहा। रणथंभौर, चित्तौड़ उसके जीवनकाल में ही आधिपत्य से बाहर हो गए। जालौर भी विजय के शीघ्र बाद ही स्वतंत्र हो गया। कारण स्पष्ट था, यहाँ के जन्मजात योद्धाओं की इस वीरभूमि की एक न एक रियासत दिल्ली सल्तनत की शक्ति का विरोध हमेशा करती रही। लोकेशन फ्लैग नमन लोकेशन फ्लैग। प्रेक्षा एजुकेशन CEO सुरेश बिश्नोई।